प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। राजनीति विज्ञान बीए सेकेंड ईयर हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम पर चर्चा प्रारंभ की थी। आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इसके समापन की तरफ बढ़ेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। कल हमने इसके पारित होने की पृष्ठभूमि पर भी विस्तार से चर्चा की थी और फिर उसके बाद में इसकी मुख्य विशेषताओं पर भी चर्चा प्रारंभ की थी। मुख्य विशेषताओं में कुछ विशेषताओं का विस्तार से विवेचन भी हमने किया था। फॉर एग्जांपल, ये एक विस्तृत अभिलेख, एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट ये अधिनियम बना। 451 धाराएं इसमें रखी गई और 15 जो अनुसूचियां थी, जो शेड्यूल्स थे, वो इसमें रखी गई। इस प्रकार से ये एक लीगल, ये कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट के रूप में ये अधिनियम सामने आया। एक और बड़ी बात जो थी, जैसा कि कल भी हमने जिक्र किया था, प्रस्तावना का अभाव इस अधिनियम में था। संभवतः विधिक इतिहास में अपने तरह का एक प्रथम उदाहरण यूँ कहें कि अपने तरीके का एक अनोखा उदाहरण कह सकते हैं कि किसी अधिनियम में प्रस्तावना ही नहीं रखी गई और ये कहा गया कि इस अधिनियम की प्रस्तावना 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना ही होगी। अर्थात 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना का जो निष्कर्ष था उसी को यहाँ पर रखने का प्रावधान किया गया, जिससे ये साफ जाहिर होता था कि अंग्रेज सरकार, अंग्रेज शासन भारतीयों को स्वशासन नहीं देना चाहते थे और वो औपनिवेशिक स्वराज्य की ही इच्छा उनके मन में थी कि औपनिवेशिक स्वराज्य ही भारतीयों को दिया जाए और वह भी बड़ा मंथर गति से, धीमी गति से दिया जाए। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात पर जिक्र हमने किया था कि प्रांतों का पुनर्गठन यहाँ पर किया गया, रीऑर्गेनाइजेशन प्रोविंस का यहाँ पर किया गया। जैसा कि हमने कल भी जिक्र किया था, बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया, अदन को भारत से पृथक करके ब्रिटिश उपनिवेश विभाग के अधीन कर दिया गया, बरार पर निजाम की प्रभुता स्वीकार की गई और उड़ीसा और सिंध दो नए प्रांतों का गठन यहाँ पर किया गया। इस प्रकार रीऑर्गेनाइजेशन किया गया। जो बात हमने की थी वो विशेषताओं के रूप में केंद्र में अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। यहाँ पर 11 ब्रिटिश भारतीय प्रांत और 6 जो हैं चीफ कमिश्नर के प्रांत थे, प्लस एक अजमेर मेरवाड़ा सेंट्रल रीजन बनाया गया था, वर्तमान की यूनियन टेरिटरी की भांति, जो सीधे ब्रिटिश गवर्नर के अधिकार में होता था। इसके अलावा देसी रियासतों को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी और जो देसी रियासतें थी उनको ये अधिकार था कि वो जो है संघ में शामिल हो जाएं या नहीं हो, ये उनका अधिकार था। और ये वो संघ यह तभी अस्तित्व में आना था अखिल भारतीय संघ जब कम से कम 50% देसी रियासतों के मुखिया जो हैं एक अधिमिलन प्रपत्र पर अपने हस्ताक्षर करके मिलने की स्वीकृति प्रदान कर देवे, और ऐसा हुआ नहीं तथा अखिल भारतीय संघ जो है वो केवल कागजों में ही बन के रह गया, कभी भी धरातल पर अस्तित्व में नहीं आया। अखिल भारतीय संघ कभी भी धरातल में अस्तित्व में नहीं है। उससे आगे आज हम और एक महत्वपूर्ण बात करेंगे, इसमें शक्ति विभाजन। शक्ति विभाजन एक संघीय संविधान की मुख्य विशेषता होती है कि इसमें शक्तियों का विभाजन होता है संघ और उसकी इकाइयों के मध्य, और इसकी इकाइयाँ अर्थात प्रांत, यानी संघ और उसकी इकाइयाँ यानी प्रांतों के मध्य जो शक्ति विभाजन किया जाता है, शक्तियों का जो बंटवारा किया जाता है, ये संघीय संविधानों की प्रमुख विशेषताओं में भी गिनती की जाती है। तो इसी के अनुरूप भारत में भी इस अधिनियम के द्वारा शक्ति विभाजन का प्रावधान किया गया और शक्ति विभाजन के प्रावधान में संघ और राज्यों को यानी प्रांतों को या संघ की इकाइयों को अलग अलग जो है शक्तियां गिना दी गई। 4 प्रकार से विषयों का विभाजन इसमें किया गया। एक जो सूची बनाई गई वो यूनियन लिस्ट के नाम से जानी गई या संघ सूची के नाम से जिसको कहा गया। दूसरी जो है स्टेट लिस्ट या राज्य सूची जिसको कहा गया, और तीसरी कनकरेंट या समवर्ती सूची, और चौथी जो थी वो रेजिडुअरी पावर्स अर्थात अवशेषी शक्तियां। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशेषी शक्तियां। यूनियन लिस्ट में 59 सब्जेक्ट
रखे गए, 59 विषय रखे गए और ये ऐसे विषय थे जो संघीय प्रावधानों के अनुकूल जो है ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की सुरक्षा में बहुत आवश्यक थे और बहुत महत्वपूर्ण विषय थे। उदाहरण के लिए वित्त हैं, रेलवे हैं, डाकतार हैं, विदेश विभाग हैं, सुरक्षा है, ऐसे महत्वपूर्ण विषयों को, मुद्रा है, बैंकिंग है, इन विषयों को यूनियन लिस्ट अर्थात संघ सूची के माध्यम से इनको बताया गया और इस पर अधिकार सीधा गवर्नर जनरल इन काउंसिल का अधिकार रखा गया। दूसरी जो सूची बनी वो स्टेट लिस्ट अर्थात राज्य सूची थी, जिसमें 54 जो है वो सब्जेक्ट काउंट किए गए और ये कम महत्व के, स्थानीय महत्व के विषय थे जिन पर काम करने का, कानून बनाने का अधिकार राज्यों को दिया गया इस शक्ति विभाजन की व्यवस्था में। और इसके अलावा जो कॉन्करेंट लिस्ट थी, समवर्ती सूची थी, उसमें 36 जो हैं वो सब्जेक्ट रखे गए। 36 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ को भी होगा और राज्यों को भी होगा अर्थात प्रांतों को भी होगा। यहाँ पर ऐसे विषय थे जैसे शिक्षा है, विवाह है, उत्तराधिकार है, तलाक के बिल, प्रोबेट के मामले हैं, ऐसे मामलों को यहाँ पर रखा गया। तो कुल मिला के शक्तियों का विभाजन करने का प्रयास इसमें किया गया, लेकिन शक्ति विभाजन में प्रमुखता अभी भी ब्रिटिश शासन को ही दी गई, क्योंकि आगे चल के हम देखेंगे कि विधानमंडलों की जो शक्तियां थी उनकी शक्तियों पर गवर्नर जनरल के द्वारा बहुत बड़ी शक्तियां आरोपित करने का अधिकार उस अधिनियम में उसको दिया गया था। इसीलिए शक्ति विभाजन का कोई वास्तविक उद्देश्य संघीय प्रावधानों के अनुकूल जो है सामने नहीं आ पाया। बहरहाल ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन यहाँ पर जो विभाजन किया गया था वो 4 प्रकार से, एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची और एक अवशेषी शक्तियों के माध्यम से भी एक प्रावधान रखा गया। यद्यपि इसमें विषय नहीं गिनाए गए, किंतु ये कहा गया कि इनके अतिरिक्त अन्य जो तात्कालिक विषय हो सकते हैं या अन्य विषय जो इनमें नहीं गिनाए गए वो विषय भी शामिल हो सकते हैं और उन पर जो है संपूर्ण अधिकार गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास में रहेगा, विधानमंडलों के पास इसमें कोई अधिकार नहीं रहेगा। तो एक महत्वपूर्ण प्रावधान था शक्ति विभाजन का, जिसे आगे चल के आज़ाद भारत के संविधान में भी इसी रूप में स्वीकार किया गया। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशेषी शक्तियों के माध्यम से ये जो विषय हैं, अवशेषी शक्तियों को छोड़ के जो इन विषयों को अनुसूची 7 में हमारे आज़ाद भारत के संविधान में भी इसी प्रकार के विभाजन को अडॉप्ट किया गया है। तो शक्ति विभाजन की ये परंपरा 1935 के अधिनियम से ही भारतीय संविधान में ली गई है। नेक्स्ट, केंद्र में द्वैध शासन का पुनः प्रयोग करने का प्रयास किया गया। 1935 में केंद्र में द्वैध शासन पद्धति को लागू किया गया। जैसा कि 1919 के अधिनियम में हम पढ़ चुके हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया था और फिर देखा गया परिणाम रूप में साइमन कमीशन ने भी 1929 में रिपोर्ट कर दिया था कि द्वैध शासन जो डायरकी है वो अपने मूल उद्देश्यों का फेलियर उसका हो चुका है, अपने कोई एम वो प्राप्त नहीं कर पाया है। लिहाजा ब्रिटिश सरकार ने उस प्रांतों में जो है द्वैध शासन पद्धति को बंद कर दिया, उसको समाप्त कर दिया। लेकिन संघ में जो अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान 1935 के अधिनियम में किया गया था, उस अस्तित्व में आने वाले संघ के लिए पुनः जो है द्वैध शासन की व्यवस्था, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था इस अधिनियम के माध्यम से की गई। और संघ सूची में जो वर्णित विषय थे, अभी जैसे हम चर्चा कर रहे थे, ये जो यूनियन लिस्ट के वर्णित विषय थे उनको द्वैध शासन प्रणाली में ला करके 2 भागों में बांट दिया गया, एक रक्षित विषय और दूसरे आरक्षित विषय, एक रक्षित विषय और दूसरे हस्तांतरित विषय। दूसरे हस्तांतरित विषयों में इसको बांट दिया गया। इस प्रकार गवर्नर जनरल को इन पर सीधा नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। जो रक्षित विषय थे उन पर गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सीधा अधिकार प्रदान कर दिया गया और ये महत्व के विषय थे और इसमें गवर्नर जनरल के 3 परामर्शदात्री सदस्य हो सकते थे जो केंद्रीय विधायिका के सदस्य नहीं होते थे, अर्थात गवर्नर जनरल अपने आप में सर्वेसर्वा इन विषयों के लिए था। और यहाँ पर महत्वपूर्ण विषय थे, जैसा कि हमने शुरू में भी जिक्र किया था कि यूनियन लिस्ट में जो विषय रखे गए संघीय प्रावधानों के अनुरूप बहुत महत्व के विषय जो ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की सुरक्षा करने में अति आवश्यक थे, जैसे विदेश हैं, सुरक्षा है, मुद्रा है, बैंकिंग है, रेलवे हैं, डाकतार हैं। इन विषयों को रक्षित विषयों में विभाजित, संघ सूची में डाल के रक्षित विषयों में विभाजित करके इनके प्रशासन का सीधा अधिकार और नियंत्रण गवर्नर जनरल इन काउंसिल को दे दिया गया। और दूसरे जो विषय रखे
रखे गए वो कम महत्व के, स्थानीय महत्व के विषय बन के रह गए, हस्तांतरित विषय इनको कहा गया। इन विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल 10 मंत्रियों के सहायता से कर सकता था, 10 मंत्रियों की सलाह से कर सकता था। ये जो मंत्री होते थे वो विधान जो बहुमत दल के विधायिका में बहुमत दल के नेता बहुमत दल के सदस्य होते थे। इस प्रकार जो है केंद्र में संघ में द्वैध शासन का प्रयोग पुनः प्रारंभ किया गया था, जो 1919 के अधिनियम में प्रांतों में जिसको लागू किया गया था। दूसरे महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में हम प्रांतीय स्वायत्तता की बात करेंगे। प्रांतीय स्वायत्तता, जैसा कि 1919 के अधिनियम में प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की बात की गई थी, उसी प्रकार संघीय व्यवस्था में जो है शासन जो था वो प्रांतीय स्वायत्तता लागू करते हुए प्रांतों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देने का, स्वशासन की तरफ बढ़ाने का प्रयास किया गया था। और शासन जो निर्वाचित लोकप्रिय मंत्रिमंडल थे उनके हाथों में, लोकप्रिय मंत्रियों के हाथों में देने का प्रयास इस अधिनियम में किया गया था। स्वायत्तता मंत्रियों के हाथों में, और मंत्री बहुमत दल के सदस्य होते थे और बहुमत प्राप्त दल के सदस्य होने के कारण वो मिलकर के वो राजनीतिक कार्यपालिका का गठन यहाँ पर करते थे और इसके द्वारा प्रांतों में स्वशासन स्थापित करने का प्रयास किया गया था। एक दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु, विधानमंडलों का विस्तार इस अधिनियम में किया गया। विधानमंडलों का विस्तार इस अधिनियम में किया गया, चाहे वह प्रांतीय स्तर पर हों चाहे वह संघीय स्तर पर हों। प्रांतीय और संघीय स्तर पर द्विसदनीय विधायिका का गठन किया गया। संघीय स्तर पर द्विसदनीय विधायिका, विधानसभा या विधानमंडल, दूसरा राज्य परिषद। कार्यकाल 5 वर्ष, निम्न सदन का कार्यकाल 5 वर्ष का निर्धारित इसमें किया गया। इसके जो सदस्यों की संख्या थी वो निम्न सदन की विधानमंडल के 375 रखी गई, जिनमें 125 सदस्य देशी रियासतों के मनोनीत सदस्य होते थे। देशी रियासतों के मनोनीत सदस्य होते थे। राज्य परिषद के 260 सदस्यों से मिलकर राज्य परिषद का गठन किया गया, जो कि केंद्र में उच्च सदन भी कहलाया। जहाँ तक प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार का प्रश्न था, प्रांतीय विधानमंडलों की संख्या करीब इस अधिनियम में दोगुनी कर दी गई। इस अधिनियम में दोगुनी कर दी गई। इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय विधायकों की संख्या करीब दोगुनी कर दी गई और छोटे प्रांतों के लिए जो है जो 50 सदस्य और बड़े प्रांतों के लिए 250 सदस्यों का नियम जो है वो निर्धारित किया गया। छोटे प्रांतों के लिए कम से कम 50 सदस्यों की विधायिका बनेगी और बड़े प्रांतों के लिए कम से कम 250 सदस्यों की विधायिका बनेगी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण और एक दुखद बिंदु इस अधिनियम का इसे कह सकते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का इस अधिनियम में और विस्तार किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का इस अधिनियम में और विस्तार किया गया। जैसा कि हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं, 1909 के अधिनियम में केवल मुसलमानों के लिए लागू किया गया। केवल मुस्लिमों के लिए लागू इसको किया गया। 1919 के अधिनियम में इसका और विस्तार किया गया और मुसलमान, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन, और यूरोपियन कम्युनिटी या यूरोपियन समुदाय के लिए इसको और बढ़ा के विस्तृत कर दिया गया। और 1935 के अधिनियम में इसको और विस्तार देते हुए और बड़ा बना दिया गया। इन सभी वर्गों को शामिल करते हुए मुसलमानों के लिए,
भारतीय ईसाइयों के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, यूरोपियंस के लिए, सिखों के लिए। हालांकि सिखों का प्रावधान 1919 में भी कर दिया गया था, लेकिन अब इसका दायरा और बढ़ाया गया। सिखों के लिए, पूंजीपति के लिए, जमींदारों के लिए, हरिजनों के लिए, अर्थात भारतीय व्यवस्था में जो सामाजिक संगठन में जो विभाजन था वो इस अधिनियम के द्वारा राजनीतिक रूप से विभाजन को और बढ़ा दिया गया। 1909 के बाद से ये देखा गया था कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली समाज में विघटन का कारण बन रही है और समाज में पृथकतावादी विचार पनप रहे हैं, समाज विघटन के कगार पर जा रहा है। लेकिन अंग्रेजों ने इसको एक चाल के रूप में और आगे बढ़ाते रहने का प्रयास किया गया, जैसा कि 1909 के अधिनियम से प्रारंभ करके 1919 में विस्तार किया गया और भारतीय समुदाय में देने का प्रयास इसमें लागू किया और 1935 में स्पष्ट रूप से भारतीय समाज को सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक रूप से बांटने का काम इस अधिनियम ने किया, जिसमें सिखों के लिए, पूंजीपति जमींदारों जागीरदारों के लिए, भारतीय हरिजनों के लिए इस व्यवस्था को और आगे बढ़ा दिया गया। इस प्रकार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के दुष्परिणामों से परिचित होने के बावजूद भी ब्रिटिश शासन ने इसको और आगे बढ़ाने का निर्णय इसलिए किया कि उनकी नीति के अनुसार वह भारतीयों में फूट डाल के अपने शासन को चिरस्थायी बनाने का स्वप्न देख रहे थे। हालांकि ये कभी सफल नहीं हो पाया, तथापि उन्होंने स्थायी तौर पर धार्मिक आधार पर, पंथवाद के आधार पर भारतीयों में विभाजन की एक रेखा खींच दी और अंततः ये विभाजन की रेखा भारतीय समुदाय के, भारतीय संगठन के विभाजन का आधार बनी और इसके आधार पर देश का राजनीतिक विभाजन भी हुआ और दो राष्ट्र अस्तित्व में आए। इस प्रकार से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली ने के विस्तार ने यहाँ पर बहुत बड़ी एक नकारात्मक विचार को पोषित किया। इससे नेक्स्ट आगे विधानमंडल की शक्तियों पर सीमाएं लगाई गई इस अधिनियम में। विधानमंडल की शक्तियों पर सीमाएं लगाई गई इस अधिनियम में। यहाँ पर हमें एक महत्वपूर्ण बात दो भागों में इस बात को ध्यान रखना होगा कि विधानमंडल चाहे वो प्रांतीय हो चाहे संघीय विधानमंडल हो, इनके द्वारा पारित अधिनियम को गवर्नर जनरल और काउंसिल जो था वो सेंसर कर सकते थे। इनके द्वारा पारित विधेयक को सेंसर कर सकते थे, वो उसको अस्वीकृत कर सकते थे, वो उसको सम्राट की स्वीकृति के लिए रोक सकते थे। ये अधिकार गवर्नर जनरल को दिए गए थे। यहाँ पर गवर्नर जनरल की स्वीकृति के लिए आरक्षित कर सकते थे, सम्राट की स्वीकृति के लिए आरक्षित कर सकते थे। लेकिन ये तो गवर्नर जनरल के मामले तक सीमित था। लेकिन दूसरा जो मुद्दा ये था कि उस समय भारत के लिए ब्रिटिश संसद भी सक्षम विधायिका का अधिकार रखती थी। तो इन विधानमंडलों की जो भारत में बनाए जा रहे थे लोकप्रिय विधानमंडल, इनकी सीमाएं स्वतः ही निर्धारित हो गई थी और उन पर ये स्पष्टतः प्रतिबंध लगा दिए गए थे कि इन विधानमंडलों द्वारा कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा अधिनियम पारित नहीं किया जाएगा जो ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता पर विपरीत प्रभाव डालता हो, ब्रिटिश संसद की संप्रभुता पर विपरीत प्रभाव डालता हो। और ये ब्रिटिश संसद द्वारा, हालांकि पुस्तकों में इस बात को स्पष्टतः नहीं कहा गया है, लेकिन वस्तु स्थिति ये है, कुछ लेखकों ने स्पष्ट नहीं बता पाए हैं। वस्तु स्थिति ये है कि ब्रिटिश संसद उस समय भारत के लिए सक्षम विधायिका है और ऐसा हो नहीं सकता है कि जो सर्वोच्च या संप्रभु विधायिका है उसके तहत उस समय चाहे वो भारत की संघीय विधायिका हो चाहे प्रांतों की विधायिका हो, वो उसके अधीनस्थ विधायिका ही मानी जाएंगी। सर्वोच्च या संप्रभु विधायिकाओं की हैसियत उनकी नहीं है। तो सैद्धांतिक रूप से भी, विधायी रूप से ये हमारे यहाँ पर जितनी संस्थाएं स्थापित की गई, चाहे प्रांतीय हो चाहे संघीय हो, उनका जो स्टेटस था वो अपने आप में एक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बॉडी का ही बन के रह गया था। और स्पष्टतः इसमें प्रावधान भी डाल दिए गए, जैसा कि गवर्नर जनरल एंड काउंसिल को इसमें हस्तक्षेप का व्यापक अधिकार
अधिकार दे दिया गया। वो इनके द्वारा पारित अधिनियम को चाहे तो सेंसर करें, चाहे तो स्वीकृति देवें, चाहे तो स्वीकृति नहीं देवें, चाहे तो सम्राट की स्वीकृति के लिए उसको आरक्षित कर लेवें। साथ ही साथ इन विधानमंडलों पर प्रकटतः एक सीमा और लगाई गई कि वो किसी भी ऐसे अधिनियम का पालन को पारित नहीं करेंगी जो ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को, उसकी संप्रभुता को विपरीत रूप से प्रभावित करता हो। इसके साथ ही इन विधानमंडलों द्वारा, स्थानीय विधानमंडलों द्वारा ऐसा कोई अधिनियम, ऐसी कोई अनुशंसा या ऐसा कोई प्रस्ताव, विचार या कानून पारित नहीं किया जाएगा जिससे संसद द्वारा, सर्वोच्च संसद यानी ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किसी कानून की अवहेलना होती हो या वह उस कानून में परिवर्तन करने में सक्षम नहीं होंगी जो ब्रिटिश संसद ने पारित कर दिया हो। अर्थात कुल मिला के एक अधीनस्थ विधायिका की स्थिति में वो भारतीय विधायी संस्थाओं को बनाए रखना चाहते थे। इस अधिनियम में ये बात पूर्णतः स्पष्ट होती है क्योंकि अभी भी सक्षम विधायिका ब्रिटिश संसद बनी हुई है और अधिनियम स्पष्टतः कह रहा है कि ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता पर, उसकी संप्रभुता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि उस समय बनी भारतीय विधायिकाओं की स्थिति एक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेटिव बॉडीज के समान थी, उससे अधिक नहीं थी और उसमें भी गवर्नर जनरल इन काउंसिल को हस्तक्षेप के व्यापक अधिकार स्थानीय स्तर पर दे दिए थे। वो चाहे तो इनके द्वारा पारित अधिनियमों को काफ़ी हद तक रद्द कर सकते थे, काफ़ी हद तक उनकी स्वीकृति पर रोक लगा सकते थे और इसके साथ ही वो ये विधायिकाएं, स्थानीय विधायिकाएं ब्रिटिश संसद को से पारित किसी अधिनियम में बदलाव का कोई कार्य नहीं कर सकती थी। उसमें कोई अनुशंसा, केवल मात्र अनुशंसा भेज सकती थी, बाकी बदलाव अपने स्तर पर उसमें नहीं कर सकती थी। तो इस सारे उपबंधों और सारी क्रियाविधि को देखते हुए स्पष्ट होता है कि विधानमंडलों की यद्यपि बनाने का प्रयास तो अधिनियम के माध्यम से किया गया, लेकिन उनको खुले अधिकार विधायी क्षेत्र में नहीं दिए गए। गवर्नर जनरल के स्तर पर उनको शक्तियां दे करके और ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, संप्रभुता को बनाए रख करके एक तरीके से हाथ बंधी हुई विधायिकाओं का गठन यहाँ पर किया गया। इस विधानमंडल की शक्तियों पर बहुत बड़ी सीमाएं इस अधिनियम ने आरोपित कर दी। एक महत्वपूर्ण प्रावधान यहाँ पर है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो है यहाँ पर संघीय न्यायालय की स्थापना है, फेडरल कोर्ट की स्थापना। यहाँ पर प्रावधान फेडरल कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया है और फेडरल कोर्ट जो है 1 अप्रैल सन 1937 में अस्तित्व में आता है। अप्रैल 1937 अस्तित्व में आता है। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बना है। यद्यपि 6 न्यायाधीश हो सकते हैं, ऐसा प्रावधान इसमें किया गया था। गठन 1 और 3 यानी 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर हुआ। ये अपीलीय, प्रारंभिक और अपीलीय दोनों प्रकार के क्षेत्राधिकार रखता है। प्रारंभिक और अपीलीय दोनों प्रकार के क्षेत्राधिकार रखता है, किंतु ये भारत के लिए अंतिम न्यायालय नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। संघीय न्यायालय इसको बनाया गया है, सर्वोच्च न्यायालय, अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं बनाया गया है, क्योंकि इससे अपीलें जो हैं तत्कालीन प्रिवी काउंसिल में जाती थी जो ब्रिटेन में हुआ करती थी। प्रिवी काउंसिल ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश विभाग से या उसके जो कॉलोनीज उसकी थी या उसके जहाँ साम्राज्य फैला हुआ था वहाँ के उच्च न्यायालयों, सर्वोच्च न्यायालयों द्वारा जो अपीलें आती थी उनकी सुनवाई का अंतिम जो कानूनी अधिकरण बना हुआ था वो प्रिवी काउंसिल या प्रिवी परिषद बना हुआ था। इसलिए संघीय न्यायालय भारत में बना तो सही, लेकिन इसमें अधीनस्थ रूप से हाई कोर्ट से ही अपीलें आती थी। इसको प्रारंभिक और अपीलीय क्षेत्राधिकार भी दिए गए। कानून और संविधान की अंतिम व्याख्या का अधिकार इस न्यायालय को नहीं दिया गया, क्योंकि उस समय भारत के लिए अंतिम जो न्यायालय था, भारत का जो सर्वोच्च अंतिम अपीलेट जो कोर्ट जिसको बनाया गया वो प्रिवी काउंसिल था, न कि फेडरल कोर्ट था। लेकिन भारत के न्यायिक इतिहास में इस संस्था का बड़ा महत्व है और ये हमारे सुप्रीम कोर्ट की पूर्ववर्ती संस्था के रूप में इसको दर्जा मिला हुआ है और ये आज़ादी के बाद तक भी भारत में कार्यरत रही। करीब सन 1948 तक इसने भारत में संघीय न्यायालय के रूप में काम किया। उसके बाद इसके उत्तराधिकारी के रूप में सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आता है और 48 के बाद अपीलें प्रिवी काउंसिल में जाना बंद होती है और अंतिम रूप से उनका निपटारा भारत में ही सर्वोच्च न्यायालय अपने स्तर पर करना शुरू करता है। तो भारत के न्यायिक इतिहास में एक स्टेप इसको कहा जा सकता है, एक ऐतिहासिक महत्व का संस्थान न्यायिक क्षेत्र में भारत के लिए इस अधिनियम ने दिया। इस नाते इसका महत्व हमें मानना चाहिए। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता थी, इसमें भारत परिषद का अंत इस अधिनियम के द्वारा कर दिया गया। भारत परिषद का अंत कर दिया गया और जिसकी भारतीय नेता लंबे समय से मांग कर रहे थे, भारत परिषद का अंत कर दिया। इसके साथ ही भारत सचिव की सलाह के लिए
भारत सचिव की सलाह के लिए एक परामर्शदात्री समूह, परामर्शदात्री मंडल बनाने का प्रावधान, इस परामर्शदात्री समिति बनाने का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया। इसमें नेक्स्ट बिंदु के रूप में संरक्षण तथा आरक्षण के भी उपबंध किए गए। संरक्षण तथा आरक्षण के उपबंध किस रूप में? संरक्षण और आरक्षण के जो उपबंध थे वो गवर्नर जनरल को व्यापक शक्तियां मिली होने के कारण से, और उसके साथ ही कुछ ऐसे मुद्दे यहाँ पर थे जिनसे इसमें गवर्नर जनरल को व्यापक हस्तक्षेप का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को, जैसा कि हम देख रहे हैं कि विधायी क्षेत्र में भी व्यापक हस्तक्षेप का अधिकार इनको दिया गया, कार्यपालक क्षेत्र में तो वो सर्वेसर्वा थे ही थे, और न्यायिक क्षेत्र में भी इनको व्यापक हस्तक्षेप का अधिकार दिया गया, और इनके संरक्षण, इनके जो प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ इनको यहाँ पर दी गई। इसके अलावा जो है अल्पसंख्यक थे, देसी रियासतें थी, या जो भारतीय ईसाई थे, या जो लोक सेवक थे, उनके संरक्षण के उपबंध यहाँ पर किए गए। लोक सेवाओं को स्थायित्व प्रदान करने के लिए और उनमें एक ऐसी कार्यप्रणाली विकसित करने के लिए उनको बहुत सारे संरक्षणों से उन्मुक्ति आवश्यक होती है, जैसा कि न्याय शास्त्र और विधि शास्त्र के ज्ञाताओं की मान्यता है। और राजनीति के क्षेत्र में इनको संरक्षण देकर के जो है सही लोक प्रशासन की कल्पना की जाती है, ऐसा माना जाता है। तो इसी के तहत इस अधिनियम में लोक सेवकों के लिए, देसी रियासतों के प्रतिनिधियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के लिए, सबके लिए संरक्षण और आरक्षण के प्रावधान इस अधिनियम में किए गए। ये भी महत्वपूर्ण बिंदु इस अधिनियम का हम विशेषता के रूप में मान सकते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बिंदु इसमें संघीय रेलवे बोर्ड एवं रिजर्व बैंक की स्थापना इस अधिनियम के तहत की गई। संघीय रेलवे बोर्ड 7 सदस्यों से मिलकर के बना। 7 सदस्यीय बोर्ड बनाने का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया, और इसके द्वारा रेलवे तंत्र का संचालन एक स्वायत्त बोर्ड के रूप में करने का प्रावधान इस अधिनियम में किया। और इसके साथ ही 1935 के अधिनियम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रावधान भी किया, और उसके तहत ये दोनों संस्थाएं अस्तित्व में आई, जो वर्तमान तक भी कार्यरत हैं। मुद्रा के नियंत्रण और बैंकिंग व्यवस्था के नियंत्रण के लिए, उसके मॉडरेशन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए जो संस्था बनी वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो आगे चल के भारत का सेंट्रल बैंक बना। और इसी प्रकार एक सेंट्रल रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। दोनों संस्थाएं स्वायत्त कार्य करते हुए अपने अपने क्षेत्र में नियंत्रणकारी, नियमनकारी संस्थाएं भी बन करके उभरी, और आज़ादी के बाद भी इन संस्थाओं का विकास और विस्तार होता रहा। इसके अलावा लोक सेवाओं के बारे में बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान इस अधिनियम में किए गए। जैसा कि पूर्व में भी हम पढ़ चुके हैं कि 1919 के अधिनियम में भी लोक सेवाओं के बारे में कुछ उपबंध किए गए थे। उस व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए जो है संघीय स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग और प्रांतों के स्तर पर प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान यहाँ पर किया गया। और लोक सेवाओं में भर्ती परीक्षाओं का आयोजन, साक्षात्कार, उनकी नियुक्ति के लिए अनुशंसा करना इनका मुख्य कार्य रखा गया, या पदोन्नति के लिए सिफारिश करना इनका मुख्य कार्य रखा गया। इसके साथ ही लोक सेवकों के संरक्षण के प्रावधान भी इसमें किए गए, जैसा कि पूर्व उपबंध में भी हमने चर्चा किया था। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात इसमें है, गवर्नर जनरल इन काउंसिल और राज्यों के गवर्नर द्वारा शासन का अधिग्रहण। सामान्य शब्दों में हमें इनको ऐसे समझना चाहिए जिस प्रकार से हमारे वर्तमान संविधान में आपात उपबंधों के प्रावधान किए गए हैं, और इन प्रावधानों के तहत जब शासन का चलना संविधान या कानून के अनुसार संभव नहीं हो पाता है या नहीं रह जाता है, या लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन विपरीत तरीके से प्रभावित होता है, या स्थापित शासन व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं रख पाती है, तो ऐसी स्थिति को संकटकाल की घोषणा करके जो है शासन का अधिग्रहण संघीय एजेंसियों द्वारा कर लिया जाता है, जो कि मुख्य प्रावधान हमारे वर्तमान संविधान में इमरजेंसी प्रोविजंस के तहत हैं। वो उनका उद्गम जो है करीब अधिनियम की इस 1935
के अधिनियम की इस व्यवस्था से ही निकल के सामने आता है। अगर प्रशासन में किसी प्रकार की अव्यवस्था है या कानून व्यवस्था की रक्षा किया जाना संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में गवर्नर जनरल के द्वारा या राज्य के गवर्नर द्वारा संकट काल की घोषणा करके राज्य के शासन को या किसी हिस्से को या किसी प्रांत के संपूर्ण शासन को या उसके किसी हिस्से को या एक से अधिक प्रांतों के हिस्से को गवर्नर जनरल इन काउंसिल अपने हाथ में ले सकता है या राज्य का गवर्नर अपने हाथ में इस आदेश के माध्यम से ले सकता है। ये एक तरीके से संकटकालीन उपबंध जो हैं इस अधिनियम में शासन को सुचारू चलाने के लिए किए गए हैं। इस प्रकार इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताओं का जो है हमने यहाँ पर जिक्र किया। नेक्स्ट वीडियो में अगली चर्चा करेंगे।